प्रिय छात्रों, आज हम एक नए टॉपिक जिसका नाम है सोवियत संघ का विघटन का अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध काल में सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। उसने अमेरिका की तुलना में लगभग समान सैनिक तथा शस्त्र क्षमता अर्जित कर ली थी, लेकिन इसके लिए उसे आंतरिक विकास के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि जो पैसा देश के आंतरिक विकास पर खर्च होना चाहिए था, उस पैसे को देश के आंतरिक विकास पर सोवियत संघ ने खर्च नहीं किया, बल्कि उन पैसों के द्वारा वह सैनिक तथा शस्त्र क्षमता अर्जित करने में लगाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सोवियत संघ नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सका। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था दिनों दिन कमजोर होती गई। उत्पादकता तथा तकनीकी का विकास कम होता रहा। परिणाम स्वरूप सभी उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात बढ़ता गया। अर्थव्यवस्था की स्थिति कमजोर हो गई। लोकतंत्र के अभाव में आर्थिक समस्याएं विस्फोटक रूप धारण करने लगी। वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की लहर पर तथा मिखाइल गोर्बाचेव की आर्थिक और आंतरिक सुधारों की नीतियों ने सोवियत संघ के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके कारण 26 दिसंबर सन 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस प्रकार हमें अब जानने का अवसर प्राप्त हुआ कि सोवियत संघ की आंतरिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ को विघटन का परिणाम झेलना पड़ा। अब हम बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका। मिखाइल गोर्बाचेव सन 1985 में सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है, के महासचिव बने और सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। विश्व में हो रहे वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों तथा परिवर्तनों से प्रभावित होकर उन्होंने देश में आर्थिक नीतियों तथा विदेश नीति दोनों में व्यापक सुधार का कार्यक्रम लागू किया, परंतु इन सुधारों का प्रबंधन प्रभावी ढंग से नहीं हो सका, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक सुधार तथा विदेश नीति में बदलाव के लिए निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लागू किया, जिसका नाम है गोर्बाचेव के आंतरिक सुधार तथा गोर्बाचेव के विदेश नीति में परिवर्तन। पहले हम चर्चा करेंगे कि गोर्बाचेव ने देश में आंतरिक सुधार के लिए कौन कौन सी नीतियां लागू की। सोवियत संघ की आंतरिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था दिनों दिन खराब होती जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में आंतरिक सुधार करने के लिए
दो नीतियों को लागू किया। पहला नाम है पेरेस्ट्राइका, दूसरा नाम है ग्लासनास्ट। पहला जो है इसका नाम है पेरेस्ट्राइका, इसे पुनर्निर्माण भी कहते हैं। पेरेस्ट्राइका का शाब्दिक है अर्थ है पुनर्निर्माण। इस नीति के द्वारा राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था में राज्य के नियंत्रण में कमी लाई गई तथा उदारवादी सुधारों को लागू किया गया। इसमें औद्योगिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया तथा अर्थव्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त किया गया। अर्थात पेरेस्ट्राइका आर्थिक क्षेत्र में लागू किया गया नीति था। इस नीति के द्वारा जो सोवियत संघ में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, अर्थात अर्थव्यवस्था पर राज्य का संपूर्ण नियंत्रण थी, उसमें कमी लाई गई तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उदारवादी सुधारों को लागू किया गया। साथ ही साथ औद्योगिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया और जो अर्थव्यवस्था पर सरकार का एकाधिकार था, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब अर्थव्यवस्था में पर निजी स्वामित्व को भी स्वीकार किया गया। नंबर 2 है ग्लासनास्ट अर्थात खुलापन। इसका शाब्दिक अर्थ है खुलापन। इसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक सुधारों से है। इसके अंतर्गत मीडिया साधनों, इसमें प्रेस, समाचार पत्र, संचार इत्यादि शामिल हैं, पर राज्य द्वारा लागू प्रतिबंध को समाप्त किया गया। नागरिकों को अधिकार तथा स्वतंत्रता देने की बात की गई। अर्थात जहां पेरेस्ट्राइका नीति के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया गया, वहीं ग्लासनास्ट के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक सुधारों को लागू किया गया। ग्लासनास्ट के द्वारा जो समाचार पत्रों पर, संचार के साधनों पर, मीडिया साधनों पर जो सेंसरशिप लागू था, उसको समाप्त कर दिया गया तथा नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता को देने की बात की गई। अब हम बात करते हैं कि गोर्बाचेव की विदेश नीति में परिवर्तन। अभी तक ने हमने जाना कि गोर्बाचेव ने देश की आंतरिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए जो नीतियाँ लागू की गई थी, उसमें 2 नीतियाँ थी, पेरेस्ट्राइका तथा ग्लासनास्ट। अब हम बात इधर करेंगे गोर्बाचेव की विदेश नीति में परिवर्तन। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के विदेश नीति में ही परिवर्तन किया। उसने अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। जहां शीत युद्ध काल में अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के मध्य संबंध मधुर नहीं थे, अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के साथ सोवियत संघ के टकराहट थी, प्रतिस्पर्धा थी, तनाव था, द्वंद्व था, उसे समाप्त करने का प्रयास किया गया। सन 1985 में से सन 1988 तक अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन तथा मिखाइल गोर्बाचेव के मध्य 5 शिखर बैठकों का आयोजन किया गया। दोनों नेताओं ने 1987 में मध्यम श्रेणी के परमाणु शस्त्रों को कम करने के लिए INF संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी दोनों ने सहयोग को आगे बढ़ाया, जिससे शीत युद्ध के समय में चली आ रही अनेक समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ। कहने का अर्थ यह है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया। उसने अपने प्रतिद्वंदी महागुट जो अमेरिका था तथा उसके साथी राष्ट्र पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र थे, उनके साथ मधुर संबंध
स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध के तनाव में कमी आई। सोवियत संघ की इस बदली हुई विदेश नीति का परिणाम यह हुआ कि साम्यवादी गुट की जो पूर्वी यूरोपीय देश थे ने अपने ऊपर सोवियत नियंत्रण का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इन देशों में लोकतांत्रिक सुधार हेतु मांग एवं प्रदर्शन शुरू हो गए। परिणाम स्वरूप पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक सुधारों में तेजी आ गई। सन 1989 में जर्मनी की बर्लिन की दीवार टूट गई तथा अक्टूबर 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब हम बात करते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे। सोवियत संघ के विघटन में अनेक दीर्घकालिक तथा तत्कालिक कारण थे। उनमें से महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं। पहला जैसे है कि सोवियत संघ में अत्यधिक केंद्रीकृत संघात्मक शासन व्यवस्था। सोवियत संघ एक साम्यवादी शासन व्यवस्था का देश था, जिसमें राज्य तथा पार्टी को अधिक महत्व दिया जाता था, अर्थात राज्य पर साम्यवादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्ण नियंत्रण था। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर एक तानाशाही शासन की स्थापना हुई तथा जो नौकरशाही थी वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप जनता में सोवियत संघ के केंद्रीय शासन के प्रति रोष उत्पन्न हो गया। नंबर 2 था कि सोवियत गणराज्य में केंद्रीय शासन के प्रति असंतोष। जो सोवियत गणराज्य में 15 देश शामिल थे, सोवियत संघ इनके प्रति भी उत्तरदायी नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि सोवियत गणराज्य में शामिल देश सोवियत रूस के प्रति उनके मन में असंतोष पैदा हो गया। नंबर 3 है सोवियत संघ में लोकतंत्र तथा नागरिक स्वतंत्रता का अभाव। सोवियत संघ में जो नागरिक थे उनके पास किसी प्रकार उनके पास नागरिक स्वतंत्रता तथा अधिकार नहीं थे, और वहाँ पर जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ के नागरिक अपने देश में घुटन का अनुभव कर रहे थे। नंबर 4 है कि सोवियत संघ में पश्चिमी देशों की तुलना में अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति। जहाँ अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रगति कर रहे थे, वहीं सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था की प्रगति अत्यंत धीमी थी, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था दिनों दिन कमजोर होती गई। 5वां है वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की बढ़ती प्रवृत्तियाँ। वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ धीरे धीरे अलग होता जा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि सोवियत अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ नहीं सकी। नंबर 6 है कि मिखाइल गोर्बाचेव की आर्थिक और सुधारवादी आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार नीतियाँ। तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने देश में सुधार करने के लिए आर्थिक और राजनीतिक सुधार की नीतियाँ लागू की, लेकिन यह आर्थिक और राजनीतिक सुधार की नीतियाँ प्रभावी ढंग से लागू ना हो सके, जिसके कारण नीतियाँ अच्छी होने के बावजूद भी सफल नहीं हो सकी। नंबर 7 था पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों में लोकतांत्रिक बदलाव की मांग। सोवियत संघ में जो अन्य पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे, उन देशों की जनता ने लोकतंत्र की मांग प्रारंभ कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक बदलाव की मांग प्रारंभ हो गई। अब हम बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के प्रभाव तथा परिणाम। सोवियत संघ के विघटन के प्रभाव अथवा परिणाम। सोवियत संघ का विघटन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर सोवियत संघ के विघटन का निम्नलिखित प्रभाव है। नंबर 1, द्विध्रुवता की समाप्ति तथा एक ध्रुवता के संकेत।
जैसा कि आप जानते हैं कि शीत युद्ध काल में अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो ध्रुवता का निर्माण हो चुका था। एक ध्रुव अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोपीय देशों का गुट था, दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोपीय देशों का गुट था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तब विश्व में द्विध्रुवता की समाप्ति हो गई और अमेरिका अकेला एक महाशक्ति बन गया, जिससे जो एक ध्रुवता की ओर संकेत करता है। नंबर 2 है शीत युद्ध का अंत। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही विश्व में शीत युद्ध का अंत हो गया। नंबर 3 था हथियारों की प्रतिस्पर्धा समाप्त होना। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जो सोवियत संघ तथा अमेरिका में हथियारों की प्रतिस्पर्धा थी वह लगभग समाप्त हो गई, क्योंकि अब सोवियत संघ की स्थिति आर्थिक रूप से उतनी मजबूत नहीं रह गई। इसका परिणाम यह हुआ कि सोवियत संघ अब अपने देश की आर्थिक विकास में अधिक से अधिक पैसा खर्च करने लगा, जिसके कारण अब विश्व में हथियारों की प्रतिस्पर्धा में कमी आई। चौथा है नए राष्ट्रों का उदय। सोवियत गुट का विघटन होने के परिणाम स्वरूप सोवियत गुट में जो 15 राष्ट्र शामिल थे वे धीरे धीरे अलग होने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक नए राष्ट्र का उदय हो गया। सोवियत संघ ब्रिटेन के साथ शीत युद्ध अंत हो गया। जब शीत युद्ध का अंत हो गया तो विश्व में जो अनेक समस्याएं थी, जैसे पश्चिमी यूरोप की समस्या, अफगानिस्तान की समस्या, दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की समस्या, इस समस्याओं के समाधान की उम्मीद बन गई। नंबर 6 है साम्यवादी विचारधारा का पराभव तथा उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा का प्रभुत्व। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही साम्यवादी विचारधारा का पराभव हो गया, क्योंकि अब साम्यवादी विचारधारा का क्षेत्र सीमित हो गया। साथ ही साथ विश्व के अधिकांश भागों पर उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन के क्या कारण थे, विश्व राजनीति पर सोवियत संघ के विघटन का क्या प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।